बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ कबल हम सहाफ़ियों के एक वफ़द ने चोलस्तान का विज़िट किया। जीप रैली थी। इस मौके पर बहावलपुर के कुछ किले भी देखने का मौका मिला। हम आपको दिखाते हैं इन किलों की हालत, इनकी खस्ता हाली, इनकी वीरानी, इनमें जिस तरह से नाच हो रहा है। किसका नाच? भूतों का नाच। ये किले आज भूत बंगले बने हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं मौजगढ़ किला में, उसके बाद आएंगे अमरोट में, अमरोट के बाद जाएंगे जामगढ़, जामगढ़ के बाद जाएंगे मीरगढ़। सबसे पहले मैं थोड़ी सी तफसील बताता हूँ इन किलों के बारे में। आगाज़ करते हैं मौजगढ़ से। सहराए चोलस्तान में फोर्ट अब्बास और यजमान के दरमियान वाक़ किला मौजगढ़ है। ये किला बहावलपुर से यजमान फोर्ट अब्बास रोड पर 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मिट्टी और ईंटों से बना हुआ ये किला मारूफ खान कहरानी ने 1743 में तामीर करवाया था। ये किला हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब है। किला मौजगढ़ बहावलपुर के अब्बासी दौर में बनाए गए किलों में से एक किला है। ये किला भी अपनी तबाही की आखिरी मंजिलों पर है और हुकूमती अदारों की तवज्जो का तलबगार है। ये किला पक्की ईंटों से तामीर किया गया था। इसकी फसील बहुत बुलंद है। किला की खूबसूरत मस्जिद और मारूफ खान का मकबरा देखने के काबिल है। किला के मशरक में तालाब सूखा पड़ा है। ये किला मौजगढ़ किला मरोड़ से 33 किलोमीटर, किला जामगढ़ से 43 किलोमीटर, जबकि किला मीरगढ़ से 50 किलोमीटर और किला दड़ावर से 83 किलोमीटर है। ये हमने थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखी। चलते हैं पहले मौजगढ़ में। ये मौजगढ़ आपके सामने किला नज़र आ रहा है। इसकी एक एक ईंट बिखरी पड़ी है, कोई दीवार सलामत नहीं है। जिन भी हमने किलों का विज़िट किया, एक बार सामने मुश्तरक थी कि यहाँ पे एक सुरंग है नीचे। किसी ने तो ये भी बताया कि ऐसी बड़ी बड़ी सुरंगें थी, एक किले से लेकर दूसरे किले तक, दूसरे से तीसरे, चौथे और जितने भी किले हैं सारे एक ही सिलसिले में परोए हुए थे और उनके दरमियान राब्ता सुरंगों के ज़रिए होता था। एक नौजवान ने तो ये भी कहा, जिसके साथ हमारी मुलाकात मीरगढ़ किले में हुई, उसने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें हैं कि घोड़ों के ज़रिए लोग एक किले से दूसरे किले जाया करते थे। लेकिन अब जिस तरह से वो सुरंगें नज़र आ रही हैं, वहाँ तो बकरी का बच्चा भी दाखिल शायद मुश्किल से हो सके। अलबत्ता चूहे ज़रूर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हुए, जिस तरह उस नौजवान ने बताया, घोड़े की तरह भागते हुए जा सकते हैं। ये आपके सामने मौजगढ़ किला है। इसकी दीवारें टूटी हुई हैं। कभी ये भी आलीशान और पुरश को किला हुआ करता होगा, हिफाजत करता होगा उन लोगों की, उन मकीनों की जिन्होंने ये किला तामीर करवाया था। लेकिन अब ये अपनी बर्बादी की दास्तान अपनी ज़ुबान से सुना रहा है। इस किले से थोड़ा सा बाहर निकलें, बाहर की तरफ देखें तो आपको एक ऐसे नज़र आता है कि जैसे कब्रिस्तान हो। ये कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि ये ऊँटों के लिए पानी के लिए हौदियाँ बनाई गई हैं। यहाँ ऊँट रात को या जब भी उनके मालकान चाहते हैं यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे पानी पिलवाते हैं। और इसके साथ आपको स्कूल भी नज़र आ रहा है। और ये तालाब, ये कभी सूख जाता है, कभी इसमें पानी आ जाता है। लोग इस तालाब से पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर ये जानवरों के लिए पीने का पानी है। तो यहाँ से ज़रा देखिए कि सब्ज़ हलाली परचम, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कहने, लहराता हुआ किले के अंदर से नज़र आ रहा है पाकिस्तान का परचम। बड़ा ही खूबसूरत मंजरनामा है। लेकिन एक तरफ जब आप परचम को देखते हैं तो दिल खुशी से शाद हो जाता है, लेकिन जब दूसरी नज़र आपकी किले पर पड़ती है तो दिल महसूस होने लगता है, दिल को गिरफ्त पड़ जाती है कि जिन लोगों की तरफ से ये किला इस तरह बनवाया गया था, इसको किस तरह से ज़माने के बेहिसी ने बर्बादियों के, तबाहियों के, वीरानियों के हवाले कर दिया। इस किले में विज़िट करने वाले हमारे साथ दीगर दोस्तों में शामिल थे शुएब मिर्ज़ा साहब, इफ्तिखार खान साहब, अकील अंजम आवान साहब, कामरान परवेज़ साहब, असद नकवी साहब, बदर सईद साहब और मोहम्मद अकरम साहब। हम दोस्तों ने इस किले का विज़िट किया। ये दोस्त आपको यहाँ पे चलते फिरते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इस किले के बाद हम फिर थोड़ी ही देर में पहुँच गए मरोड़ किला में। मरोड़ किला, उसके बारे में भी यही कहा जाता है। एक सुरंग भी हमें वहाँ पे दिखाई गई, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
इस सुरंग के बारे में भी वही कहा जाता है कि सुरंगों के ज़रिए एक किले से दूसरे किले के साथ रब्ता होता था। तो यहाँ पे ये एक हमें भाई साहब नज़र आए, बुज़ुर्ग नज़र आए। ये किले के बारे में बता रहे हैं कि ये इमारत कभी 3 मंजिला हुआ करती थी, अब ये भी वीरानियों की एक दास्तान है। इस किले में एक अलग से हम व्लॉग बना चुके हैं कि ख़वातीन और मर्द यहाँ पे आते हैं, नौराता होता है। नौराता क्या होता है? जब गुफ्तगू करते हुए इन भाई साहब की तरफ से, इन दोस्त की तरफ से ये बताया गया, इस किले के साथ दरबार भी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार कहा जाता है। उन्होंने बताया कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू यहाँ पे आए थे। करीब ही एक गांव है, वहाँ पे मस्जिद और मौलवी साहब हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इमाम मस्जिद तैनात नहीं है। बात हमने की दरबार की, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का दरबार कहा यह जाता है, इस पर हम एक व्लॉग अलग से बना चुके हैं। कहा यह जाता है कि हज़रत अली यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने जिस पत्थर पर नमाज अदा की, आपकी जलालत से, आपकी शान को देखते हुए वो पत्थर पिघल गया। यहाँ पे हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की पेशानी लगी, यहाँ पे उनके हाथ लगे, वहीं पे निशान पड़ गए। कहा जाता है कि 1980 की दहाई में यहाँ से फ़ौजी हुकूमत के दौरान उस पत्थर को उठा लिया गया। उस पत्थर को कहाँ ले जाया गया? मकामी लोगों की तरफ से बड़ी मिन्नत की गई, समाजत की गई, मुतालबा किया गया, लेकिन पत्थर वापस नहीं किया गया। चंद लोगों की तरफ से, मर्दों की तरफ से भी और ख़वातीन की तरफ से बताया गया कि उन्होंने पत्थर अपनी आंखों से देखा है। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं वो जगह। यहाँ पे अब एक बॉक्स रखा गया है, बॉक्स के सामने बताया गया है कि यहाँ पे वो पत्थर हुआ करता था। बॉक्स रखा गया है कि इस बॉक्स में पत्थर वो हुआ करता था। इस बॉक्स को खोला गया, इससे पत्थर को निकाला गया और वो लोग, फौजी हुकूमत थी, अपने साथ उसको ले गए। एक लड़की की तरफ से कहा गया, वो किसी गांव से आई थी, कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं हज़रत अली से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे हज करवा दिया जाए। उसी लड़की की तरफ से बताया गया कि जिन लोगों की तरफ से पत्थर को यहाँ से उठाया गया था, बड़े बड़े लोग थे, जहाज़ में पत्थर ले जा रहे थे, तो जहाज़ रास्ते में तबाह हो गया और सारे के सारे लोग उसमें मारे गए। उस औरत को शायद नहीं पता, लेकिन उनको जिन लोगों ने बताया उनका इशारा यकीनी तौर पर जनरल ज़िया-उल हक की तरफ ही होगा, क्योंकि जनरल ज़िया-उल हक खुद भी 1988 में एक जहाज़ के क्रैश में शहीद हो गए थे। उनके साथ बड़े बड़े फ़ौजी अफसरान भी थे, अमरीकी एक सफ़ीर भी थे, अमरीकी एक ब्रिगेडियर भी यहाँ पे आए हुए थे। सारे के सारे 33 लोग थे जो उस जहाज़ में हादसे का शिकार हुए। तो इन लोगों की तरफ से एक ये तस्वर बना लिया गया कि जहाज़ में, उसी जहाज़ में पत्थर ले जा रहा था और वो जहाज़ तबाह हो गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कोई सदाकत है या नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, वहाँ पे जो ख़वातीन मौजूद थीं, उनका अपना एक अकीदा बन चुका है कि ये वाकई पत्थर यहाँ पे हज़रत अली ने उस पर नमाज अदा की थी और वो पिघल कर मोम हो गया था। नाज़रीन, अगर पढ़े लिखे लोगों की तरफ से कहा जाए, जिनको इस बारे में इल्म हो, जो मुनाफ़क़त से काम लेते हुए सिर्फ़ इसलिए दुनिया को बावर करवाएं कि ये एक पत्थर था, यहाँ पे हज़रत अली ने नमाज अदा की थी और उसको फिर यहाँ से उठा लिया गया, अगर वो लोग सिर्फ़ शोहरत हासिल करने के लिए, सिर्फ़ इस मकाम को दुबाला करने के लिए ऐसी बात करते हैं, तो वो शिरक के ज़ुमरे में आता है। लेकिन ये लोग जिनको इतना इल्म नहीं है, अगर वो ये सारा कुछ करते हैं, तो फिर मैं उन लोगों के साथ इत्तफाक करता हूँ कि ये शिरक के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि उनका इल्म ही इतना है। ये आपको साथ साथ हम दिखाते रहे कि किला मरोड़ की क्या सूरत हाल है, किला मरोड़ किस तरह से तबाही से दो चार है, किस तरह से इसकी ईंटें बिखरी पड़ी हैं, किस तरह से तबाही की ये एक दास्तान बना हुआ है। कभी ये टावर भी हुआ करता था, लेकिन ये टावर उन दिनों में नहीं था जब किला बाकायदा तौर पर मौजूद था, बल्कि ये उसके बाद, चूँकि ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब है, जब ये हालात थोड़े से नामसाइद होते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कशीदगी होती है, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे फौज अप्लाई कर दी जाती है। तो ये टावर किसी दौर में निगरानी के लिए, इसी मकसद के लिए बनाया गया था और अब भी यहाँ पे आपको बने हुए मोर्चे नज़र आते हैं। ये किला मरोड़ है जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, दीवारें टूटी हुई हैं, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है। ये कमरा आपको जो नज़र आ रहा है, इसी के अंदर सुरंग के बारे में बताया जाता है। ये सुरंग भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये किला मरोड़ के बारे में आपके सामने हमने रिपोर्ट रखी। अब आ जाते हैं किला जामगढ़ की तरफ। किला जामगढ़ में जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमें इवेंट
کا اہتمام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بتایا یہ گیا کہ ریلی دراوڑ قلعہ سے، وہ اسٹیڈیم سے، دنوش اسٹیڈیم سے چلے گی، وہاں سے ریلی کا خاتمہ یہاں پہ آ کر ہونا ہے۔ ایک کیٹیگری کا، ایک ایونٹ کا یہاں پہ آ کے خاتمہ ہونا تھا، تو اس کے استقبال کے لیے یہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا ایک تقریب کا۔ تو یہ انتظامات آپ کے سامنے اسی حوالے سے ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ان لوگوں سے بھی بات کی جو یہاں پہ انتظام کر رہے تھے۔ اب ہم آپ کو قلعے کے اندر بھی لیے چلتے ہیں، وہاں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ، یہ قلعہ بھی، لیکن اس کی دیواریں، جیسا کہ آپ کے سامنے قلعہ روڈ تھا، اس سے پہلے جام گڑھ تھا، اس کی دیواریں گری ہوئی تھی، مکمل تباہی کی داستان تھی۔ یہ قلعہ بھی اندر آپ کو اب ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے تباہ حال ہے، کس طرح سے برباد ہے۔ تو یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے منظرنامہ اس قلعے کی تباہی کا، بربادی کا، لیکن اس کی دیواریں سلامت ہیں۔ تو اس قلعے کی وزٹ کے بعد، قلعہ جام گڑھ کے بعد پھر ہم چلے گئے قلعہ میر گڑھ میں۔ ذرا قلعہ میر گڑھ کو بھی دیکھیے، یہاں یہ بھی اپنی بربادی کی، اپنی تباہی کی داستان اپنی زبان سے سنا رہا ہے، لیکن اس کی دیواریں کافی حد تک سلامت ہیں۔ اندر جا کر اس کا بھی جو کچھ حال ہے، جو ویرانی ہے، جو تباہی ہے، جو بربادی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہ قلعہ بھی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہماری نوجوان سے گفتگو ہوئی جس نے کوئی سیاست کے بارے میں بتایا۔ اس نوجوان کی طرف سے بتایا گیا کہ سرنگوں میں کس طرح سے گھوڑے دوڑا کرتے تھے، بھاگا کرتے تھے۔ ذرا اس کی زبانی سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے بابر علی، اسی گاؤں میں رہتا ہوں۔ اچھا، گاؤں کیا نام ہے؟ گاؤں کا نام ہے چک نمبر 299۔ اچھا جی، اور یہ ہے قلعہ میر گڑھ۔ ٹھیک ہے تو جی۔ ہم اکثر یہاں پہ آتے رہتے ہیں، کوئی قبرستان میں آئے تو تب بھی ادھر اچھا آ جاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ کافی بہتر تھا، وقت کے ساتھ یہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے اندر جو ایک سرنگ باقی ہے، اچھا، باقی سب کی سرنگیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ سرنگ کہاں پہ جاتی تھی یہ والی؟ یہ سرنگ آگے والے قلعے کی طرف جاتی تھی، جو آگے قلعہ جام گڑھ ہے نا، اچھا جہاں پہ اچھا، چولستان ریلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہاں سے سرنگ ہو کر اس طرف جاتی تھی۔ ٹھیک ہے یعنی آپس میں جو کنیکشن ہوتا تھا وہ زمین کے ذریعے نیچے سے ہوتا تھا، یہاں سے وہ اس طرف جاتے تھے، اس طرف سے یہاں سے آتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اتنی جگہ ہوتی تھی کہ گھوڑوں کے ذریعے چلے جاتے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے 4 قلعوں کی داستان رکھ دی۔ قلعہ دراوڑ کے بارے میں ہم پہلے، کافی دیر پہلے ایک ڈاکومنٹری بنا چکے تھے، وہ آپ کے سامنے رکھ چکے تھے۔ اس کے بارے میں مزید، اس کی آج کی صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے 4 قلعوں کا احوال رکھ دیا۔ تو یہاں پہ صرف ایک درخواست کریں گے کہ انڈیا میں بھی ایسے قلعے موجود ہیں، پاکستان میں بھی ایسے کئی قلعے موجود ہیں، لیکن اپنی شکل میں ایک قلعہ بھی موجود نہیں ہے۔ ان کو سنوارا جا سکتا ہے، ان کو سنبھالا جا سکتا ہے، ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اب تک یہ جتنے برباد ہو چکے ہیں، ان کی بحالی ممکن ہے، تو بحالی کیوں کی جائے؟ اس کے لیے بہت بہتر مصرف ہو سکتا ہے۔ ان قلعوں میں آپ ہوٹل بنا سکتے ہیں، ان قلعوں میں آپ دیگر کئی دفاتر بنا سکتے ہیں۔ اگر ان کو ان کی اصل شکل میں بحال کر دیا جائے تو ان پر ٹکٹ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن ٹکٹ لگانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو متعلقہ محکمے ہیں وہ ٹکٹ لگانے کے لیے پرجوش ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ان کو بحال کرنا ہوگا۔ پہلے بحال کیجئے، اس پر کچھ رقوم خرچ کیجئے، اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی ٹکٹ لگانا ہوگا ان پر لگا سکتے ہیں۔ بھارت میں کئی ایسے محلات، کئی ایسے قلعے، ان کو سجا کر رکھا گیا ہے، ان کو بنا کر رکھا گیا ہے، ان کی تزئین ہوتی ہے، ان کی آرائش ہوتی ہے، ان میں ہوٹل بنا دیے گئے ہیں، شادی گھر بنا دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے گلزار محل رکھا تھا، گلزار محل کو کس طرح سے سجایا گیا ہے، وہاں پہ ایک فوج کی ریجمنٹ موجود ہے، ایک فوج کی کمانڈ موجود ہے، اس نے اس قلعے کو سنبھالا ہوا ہے، اس کی ایک ایک چیز بالکل اصل حالت میں موجود ہے۔ وہاں پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ کمرے بھی بک ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ قلعوں کو بھی بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو متعلقہ محکمے ہیں اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔